नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी आत्मा में। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर सुनील ने भेजी है, जो कि पेशे से एक ट्रैक्टर ड्राइवर है। कभी कभी जिंदगी की जद्दोजहद में इंसान ऐसे रास्तों पर निकल पड़ता है जहां से वापस लौटना किस्मत पर नहीं, किसी और की मर्जी पर निर्भर होता है। मेरा नाम सुनील है और मैं एक ट्रैक्टर ड्राइवर हूं। मैं अपने ट्रैक्टर से ईंट, बालू और खेतों की मिट्टी ढोकर अपने परिवार का पेट पालता हूं। हर दिन की तरह वो भी एक आम दिन ही था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस दिन का रास्ता मुझे सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। वो सुनसान जंगल का रास्ता, जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रैक्टर की इंजन की आवाज भी किसी चीख की तरह लग रही थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस जंगल में अकेला नहीं हूं। जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, ये मेरी हकीकत है। एक ऐसी रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और शायद अगर मेरी किस्मत ने साथ ना दिया होता तो आज मैं ये कहानी नहीं सुना पाता। हमारा गांव छोटा है और उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर एक ईंट भट्ठा है। वहां से रोज काम मिलता है, लेकिन उस भट्ठे तक जाने का एक रास्ता ऐसा है जो मुझे हमेशा खटकता था। जंगल वाला रास्ता, पतला, उबड़ खाबड़ और बिल्कुल सुनसान। लोग कहते थे उस रास्ते में रात को मत जाना, वहां कुछ है। पर भाई, जब पेट की आग जल रही हो तो डर नहीं दिखता, सिर्फ ट्रॉली दिखती है जो खाली है और भरनी है। उस दिन भट्ठे वालों ने कहा, सुनील, रात को लोडिंग होगी, ट्रैक्टर लेकर 11 बजे पहुंचना। मैं भी बिना कुछ सोचे हां कर दिया। 10:30 रात को घर से ट्रैक्टर लेकर निकला। टॉर्च की हल्की रोशनी, ट्रैक्टर की हेडलाइट और दिल में अजीब बेचैनी लेकर उस जंगल वाले रास्ते पर चढ़ गया। जैसे जैसे ट्रैक्टर उस रास्ते पर बढ़ रहा था, मेरे माथे से पसीना बह रहा था। लेकिन मौसम ठंडा था, आगे धुंध सी छाई थी और ट्रैक्टर की हेडलाइट में कुछ कुछ परछाइयां सी दिख रही थीं। मैंने सोचा शायद पेड़ों की परछाई होगी, लेकिन तभी ट्रैक्टर एक झटके में रुक गया। इंजन बंद, सन्नाटा। मैं घबरा गया, नीचे उतरा। देखा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंजन अपने आप कैसे बंद हो गया। मैंने जैसे ही बोनट खोला, मुझे ट्रैक्टर के नीचे किसी के पांव के निशान दिखे, नंगे पांव, वो भी उल्टे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। ट्रैक्टर एकदम बंद हो चुका था और मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। इंजन बंद हुआ था, लेकिन मेरी धड़कनें तेजी से चालू थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर दोबारा ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इंजन जैसे जिद पर अड़ा था। रात के 11:20 हो चुके थे। चारों तरफ घना जंगल और सिर्फ ट्रैक्टर की हेडलाइट की हल्की रोशनी थी। मैंने टॉर्च निकाली और नीचे झुका। वहां मिट्टी में जो निशान थे वो अब और साफ दिखने लगे थे। नंगे पांवों के उल्टे निशान, और वो भी ट्रैक्टर के चारों तरफ, जैसे किसी ने घेरा बना लिया हो। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। घास पर रेंगते हुए पांवों की आवाज, जैसे कोई अपने पांव को घसीटते हुए चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, मगर हवा तो रुकी हुई थी। मैंने बिना देर किए फिर से कोशिश की और एक झटके में ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। दिल की धड़कन के साथ साथ मैं भी चैन की सांस लेने ही वाला था कि तभी मुझे दाईं तरफ के शीशे में एक परछाई दिखी। वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसका सिर थोड़ा तिरछा था और हाथ इतने लंबे जैसे घुटनों तक लटक रहे हों। मैंने जोर से क्लच दबाया और ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया। अब रास्ता सीधा था, लेकिन पेड़ों के पीछे से वो परछाई कभी दाएं कभी बाएं भागती नजर आ रही थी। मैंने टॉर्च बाहर फेंकी और पूरा ध्यान ट्रैक्टर पर लगा दिया। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी गर्दन के पास फूंक मार रहा हो, जैसे कोई साया मेरे साथ ट्रैक्टर पर बैठा हो। और तभी ट्रैक्टर के ऊपर कुछ गिरा। जोर की आवाज हुई, धड़ाम। अब चारों तरफ अंधेरा हो गया, सिर्फ अंधेरा, और मेरे अंदर डर इतना गहराता जा रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। मुझे नहीं पता ऊपर क्या गिरा, लेकिन मुझे लगा कुछ मेरी छत पर चल रहा है, भारी भारी कदमों से, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई और हो। ट्रैक्टर के ऊपर जो गिरा था
उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई पूरा इंसान ऊपर कूद गया हो। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, सांस रोकी और धीरे धीरे गियर दबाया, मगर गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिली। फिर अचानक ट्रैक्टर खुद ब खुद पीछे चलने लगा, बिना एक्सलेटर के, बिना क्लच दबाए। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन मेरी पकड़ ढीली पड़ रही थी, क्योंकि डर अब दिल से निकलकर नसों में दौड़ रहा था। पीछे अंधेरा और गहराता जा रहा था, और सामने वो पुराना बटेर का पेड़, जिसकी जड़ों में लोग कभी मिट्टी के दीपक रखा करते थे। मुझे याद है बचपन में दादी कहती थी, उस पेड़ के नीचे जो जलता है वो दिया नहीं, किसी की आत्मा का इंतजार होता है। और अब मेरी हेडलाइट उसी पेड़ की तरफ थी, लेकिन इस बार पेड़ के नीचे कोई दीपक नहीं, एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और हाथ में जैसे मिट्टी से सना कुछ था। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है? और जवाब में वो औरत धीरे से मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखा। केवल एक चीज दिखी, उसकी गर्दन जो पूरी तरह उल्टी थी, पीछे की ओर मुड़ी हुई, और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रही हो। मैंने घबराकर आंखें बंद कर लीं और जोर से हॉर्न बजाया। लगातार हॉर्न बजाता रहा, लेकिन जब दोबारा आंखें खोलीं तो ट्रैक्टर वापस वहीं खड़ा था जहां इंजन बंद हुआ था। वो औरत, वो परछाई, सब गायब, लेकिन मिट्टी में किसी ने कुछ लिखा था, बड़ी बड़ी उंगलियों से। उस मिट्टी में लिखा था, अब तेरा नंबर है। और मैं वहीं बैठा हुआ पत्थर बन चुका था। मेरी उंगलियां ठंडी हो गई थीं, जैसे किसी ने नसों से खून खींच लिया हो। मैंने ट्रैक्टर को दोबारा स्टार्ट किया, और इस बार इंजन बिना अटके चालू हो गया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। गियर चढ़ाते वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे हाथ किसी और के हों। रास्ता जाना पहचाना था, पर अब कुछ भी वैसा नहीं लग रहा था। हर मोड़ नया था, हर पेड़ अजीब, और सबसे अजीब बात यह थी कि मैं जितना ट्रैक्टर आगे बढ़ाता, उतना ही वही जगह बार बार सामने आ जाती। एक ही जैसा मोड़, एक ही टूटी दीवार, और फिर वो टूटा हुआ कुआं। 3 बार मैं उस जगह से गुजर चुका था। मुझे लगने लगा जैसे मैं किसी घुमावदार भटकते रास्ते में फंस गया हूं, और ये रास्ता मुझे कहीं और ले जा रहा है। और तभी सामने वो पुराना शमशान दिखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ट्रैक्टर उस शमशान के पास खुद रुक जाएगा, लेकिन हुआ वही। गाड़ी रुकी और हेडलाइट सीधे उस जली हुई जमीन की ओर थी। चारों तरफ राख, अधजली लकड़ियां, और वहां चूड़ियां, बालों के गुच्छे और एक अधजली चुनरी बिखरे पड़े थे। मैं जैसे ही ट्रैक्टर से नीचे उतरा, कुछ महसूस हुआ, जैसे जमीन के अंदर कुछ हिल रहा हो। मैंने टॉर्च फेंकी और देखा, राख के नीचे से एक हाथ बाहर निकल रहा था, लंबा, पतला, बिना नाखूनों वाला। वो हाथ इंसान का नहीं लग रहा था। मैं ट्रैक्टर की ओर भागा, पर ट्रैक्टर पर अब मैं अकेला नहीं था। सीट पर कोई बैठा था, बालों से चेहरा ढंका हुआ, सफेद कपड़े बिल्कुल गीले जैसे लिपटे हुए, और सिर धीरे धीरे मेरी ओर घूम रहा था। उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखें वहां नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे, गहरे और सूने। और फिर उसने कहा, अब तू यहां से नहीं जा पाएगा सुनील। और जैसे ही मैंने आंखें झपकाईं, वो गायब हो चुकी थी। ट्रैक्टर फिर से खाली, लेकिन उसकी सीट गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर बैठकर सफर किया हो। मैं फिर से चुपचाप ट्रैक्टर पर बैठ गया। अब डरने से ज्यादा मेरे अंदर घबराहट थी कि यह सब खत्म कैसे होगा। मैं बस निकलना चाहता था वहां से, उस जंगल, उस शमशान, उस रास्ते से। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन रास्ता अब और भी अजीब हो चला था। सामने कोई रोशनी न थी, न चांद, न तारे, बस ट्रैक्टर की हेडलाइट में धूल, धुआं और काली काली छाया उड़ रही थी। और तभी दूर से एक ट्रैक्टर की लाइट दिखाई दी। मैं चौंक गया, क्योंकि किसी और का ट्रैक्टर इस जंगल में, इस वक्त, यह तो नामुमकिन था। मैंने 2-3 बार लगातार हॉर्न बजाया, लेकिन सामने वाला ट्रैक्टर बिना रुके धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रहा था। जब वो पास आया तो मुझे उसकी एक झलक मिली और मेरी रूह कांप गई। ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल नीचे झुका हुआ था, लहराते बालों से पूरा ढका हुआ, और शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे कोई लाश झटके खा रही हो। उसके कपड़े मैले और पुराने थे,
जैसे किसी मरी हुई औरत को फिर से जिंदा कर दिया गया हो। और सबसे अजीब बात, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट पर कुछ लिखा नहीं था, बस राख से एक शब्द उभरा था, मौत। मैं जैसे ही उसके पास से गुजरा, उसकी गर्दन एक झटके में उठ गई और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। मेरे ट्रैक्टर के शीशे खुद ब खुद टूटने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी पसलियों को पकड़ लिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया था, दिल धड़क नहीं रहा था, बस कांप रहा था। और फिर उसने मुंह खोली और बोली, तू जिंदा यहां तक कैसे आया सुनील? तेरी जगह तय हो चुकी है। लेकिन आवाज औरत की नहीं थी, वो आवाज जैसे किसी जानवर के गले से निकली हो। मैं जोर से चिल्लाया, भगवान बचा ले मुझे। और अचानक ट्रैक्टर एकदम रुक गया। मेरे सामने कुछ नहीं था और पीछे देखने पर वो दूसरा ट्रैक्टर गायब हो चुका था। इस दृश्य के बाद मेरे अंदर अब डर नहीं बचा था। अब जो था वो कुछ और था, जैसे मेरी रूह कहीं और जा चुकी थी। मैं ट्रैक्टर से उतरा और बिना कुछ सोचे उस जंगल में पैदल चलने लगा। जहां तक दिख रहा था वहां तक बस अंधेरा और सरसराहट थी। कुछ दूर चला तो एक झोपड़ी दिखी, बहुत पुरानी, टूटी फूटी, जैसे 100 साल से किसी ने हाथ न लगाया हो। लेकिन उस झोपड़ी के बाहर एक लाल धागा बंधा था, जो गांव में आमतौर पर अभिशप्त जगहों को बांधने के लिए लगाया जाता है। मैंने झोपड़ी का दरवाजे को धक्का दिया और वो एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे कोई मेरी मौजूदगी की पहले से तैयारी कर चुका था। मैंने टॉर्च निकाली और जैसे ही दीवार पर रोशनी डाली, मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। वहां खून से लिखा था, सुनील यादव, आज रात। मेरे पांव वहीं जड़ हो गए। दीवार पर और भी नाम थे, राजू ट्रैक्टर वाला, मुन्ना लोडिंग वाला, शिव कुमार ईंट सप्लायर, और हर नाम के सामने एक तारीख और फिर लिखा था गुमशुदा। मैं पलटा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर से किसी ने कुंडी लगा दी थी। हवा नहीं थी, लेकिन दिए की लौ खुद ब खुद जल गई। झोपड़ी में एक कोना था, वहां फर्श नहीं, सिर्फ मिट्टी थी और मिट्टी पर कुछ गड़ा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई और वहां से एक टूटा हुआ मोबाइल निकला और स्क्रीन पर जो तस्वीर थी वो मेरी थी, लेकिन मरे हुए चेहरे वाली। मैं पीछे हटा और तभी झोपड़ी के अंदर की दीवार से कोई सीढ़ी जैसी आवाज आई, जैसे कोई छत से उतर रहा हो। धप धप धप। मैंने दीवार की ओर देखा और वहां से वही औरत, वही चुड़ैल उतरी जिसे मैंने ट्रैक्टर पर देखा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, अधजला, जैसे किसी ने आग में झोंका हो। आधा चेहरा हड्डियों तक जला हुआ और बाकी आधा पर सफेद आंखें, जिनमें कोई पुतलियां नहीं थीं। उसके हाथ में वो ही लाल धागा था और वो कह रही थी, कितने आए कितने गए, सबको बुलाया मैंने, अब तेरी बारी है सुनील, अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दे। और तभी झोपड़ी की छत से लाल खून की बूंद बूंद मेरे चेहरे पर टपकने लगा। मैं झोपड़ी से जैसे तैसे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पीछे कुछ था, किसी के पैरों की आवाज, लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं थी। भागते भागते मेरी चप्पल कहीं गिर गई, पैर कांटों से कटने लगे, लेकिन मैं नहीं रुका। मुझे बस वहां से किसी भी कीमत पर निकलना था। तभी सामने एक टूटे फूटे ट्रैक्टर का ढांचा दिखा। उसके पास कोई बैठा था। मैं रुका और डरते डरते उसके पास गया। वो आदमी था, या शायद अब पूरी तरह आदमी नहीं रहा था। उसका आधा चेहरा इंसानी था, लेकिन आधा हिस्सा ऐसे बिगड़ा हुआ था जैसे कोई जानवर की शक्ल में ढल रहा हो। उसके नाखून लंबे और काले थे और आंखें बिल्कुल ऐसी जैसे चमगादड़ की, रात में चमकती हुई। उसकी आवाज जैसे गले में पत्थर अटका हो। वो बोला, भाग मत, तुझे भी मेरी तरह बना दिया जाएगा, अब तेरा नंबर है सुनील। मैं पीछे हटा। मैंने पूछा, तू कौन है? वो बोला, मैं भी ट्रैक्टर चलाता था, 5 साल पहले इसी रास्ते से ईंट ले गया था, फिर कभी घर नहीं पहुंचा। वो चुड़ैल पहले दिखती है, फिर डराती है, फिर बुलाती है और फिर तेरे शरीर को बांट देती है, आधा उसकी दुनिया का, आधा इस दुनिया का। मैं कांप गया। वो आदमी अब मेरी ओर आ रहा था। उसका पैर सीधा नहीं था, उल्टा मुड़ चुका था, जैसे जानवरों की टांगें होती हैं। वो बोला, अगर अब तू यहां रुका तो तेरा चेहरा भी मेरी तरह हो जाएगा। चल भाग, लेकिन रुकना मत,
वरना चुड़ैल आएगी। मैंने पीछे देखा और वहीं दूर जंगल में 2 लाल आंखें पेड़ के पीछे से मुझे घूर रही थीं। वो आंखें मेरी आंखों में घुसती जा रही थीं, जैसे मेरा नाम जानती हो, जैसे मेरी हर गलती याद हो उसे। मैं उस अधइंसान के चिल्लाने की आवाज के बीच जंगल में भागने लगा, लेकिन अब मेरी सांसें साथ नहीं दे रही थीं। हर पेड़ से आवाज आ रही थी, सुनील सुनील सुनील, और एक अजीब सी धुन, जैसे किसी औरत की लोरी हो, पर उस लोरी में सिर्फ मौत थी। तभी मेरे ट्रैक्टर का हॉर्न खुद बजते हुए दूर से दिखा। मेरा ट्रैक्टर वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी सीट पर कोई बैठा था। मैं पास पहुंचा और देखा, सीट पर वहीं चुड़ैल बैठी थी, लेकिन इस बार वो हंस रही थी और ट्रैक्टर के सामने बोर्ड पर लिखा था, अब यह गाड़ी उसकी सेवा में है जिसने इसे बुलाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रैक्टर पर बैठी वो चुड़ैल, उसकी हंसी, उसकी सफेद आंखें और वो लाल धागा जो उसने मेरे ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पर बांध दिया था। मैं वहां से पीछे हटा, जंगल में भागता गया, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। कहां जाऊं, किसे पुकारूं? और तभी मेरी जेब में पड़ा पुराना मोबाइल अपने आप ऑन हो गया और उसमें एक रिकॉर्डिंग बजने लगी। आवाज आ रही थी कि अगर सुनील ये सुन रहा है तो बेटा, तुझे अब वो सच जानना होगा जिससे मैंने तुझे हमेशा छुपाया। बहुत साल पहले, तेरे पैदा होने से पहले, मैं इसी जंगल के पास एक झोपड़ी में पनाह ली थी। बारिश बहुत तेज थी, पेट में तू था और मुझे दर्द उठ रहा था। वहां मुझे एक औरत मिली जिसने कहा, बच्चा सही सलामत चाहिए तो एक वादा कर, तेरा बेटा जब बड़ा होगा तब उसे मेरी सेवा में भेजना होगा। मैंने हां कर दी, क्योंकि मुझे तेरी जान प्यारी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वो वादा सच में निभाना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है, तुझे उस श्राप से खुद लड़ना होगा बेटा, माफ कर देना मुझे। वो रिकॉर्डिंग की आवाज सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं सोचने लगा, क्या मैं जन्म से ही इस चुड़ैल का कर्ज था? मेरी मां ने मुझे बचाया था, लेकिन मेरे लिए श्राप चुन लिया था, और अब चुड़ैल वो वादा पूरा करने आई थी। जंगल अब मुझ पर हंसने लगा था, पेड़ों से आवाजें आ रही थीं, वादा निभाना होगा सुनील। तभी मेरे सामने एक बच्ची आई, 7-8 साल की, सफेद कपड़े पहने, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। वो बोली, अगर बचना है तो तुझे अपना खून देना होगा, नहीं तो तेरी मां को वापस लेने आएंगे। मैं चिल्लाया, क्या चाहती हो तुम लोग? और तभी बच्ची की आंखों से खून बहने लगा और वो बोली, तेरे नाम का खून इस जमीन पर मांगा गया था, अब दे। मैं जमीन पर गिर पड़ा, मेरे हाथों से बिना किसी चोट के खून बहने लगा और चुड़ैल की हंसी गूंज उठी और वो बोली, मां बेटे का प्यार मीठा होता है, लेकिन मैं उसकी कीमत पूरा ब्याज समेत लेती हूं। मेरे हाथों से खून बह रहा था, कोई चोट नहीं थी, पर जैसे मेरी रगों से किसी ने इजाजत के बिना मेरी जिंदगी खींचनी शुरू कर दी थी। आंखें धुंधली हो रही थीं और चुड़ैल की एक ही आवाज गूंज रही थी, अब तू बच नहीं सकता सुनील। तेरी मां ने मुझे वादा किया था, और वादा तो हर जन्म में पूरा होता है। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सांसें रुक रुक के चल रही थीं। तभी एक पेड़ की ओट से एक बूढ़ी औरत निकलकर आई। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था, आंखें सफेद और हाथ में तुलसी की माला लिए। वो बोली, सुनील, मैं सावित्री हूं, कभी इसी गांव में तुम्हारे जैसे ड्राइवर की बीवी थी। मुझे भी उस चुड़ैल ने मार दिया था, लेकिन मैं अधूरी मरी थी। मैं कांपते हुए बोला, तुम अब क्यों आई हो? उसने कहा, क्योंकि मैंने उस रात जलते हुए भी एक चीज छुपाई थी, एक मंत्र जो उस चुड़ैल की आत्मा को बांध सकता है, पर कीमत लेगा। मैंने पूछा, क्या कीमत? वो बोली, तेरी आत्मा को उसकी दुनिया में भेजना होगा, लेकिन शरीर यहीं बचेगा। अगर तू वहां जिंदा रह गया तो वापस आ जाएगा, वरना वहीं फंस जाएगा और मारा जाएगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं तैयार हो गया। कुछ देर बाद मैंने देखा, मैं एक अलग जगह था। वहां कुछ भी नहीं था, बस सन्नाटा, और बीच में वो चुड़ैल खड़ी थी। उसके पीछे वो सब लोग खड़े थे जो कभी इस जंगल में गुम हुए थे। अधजली लाशें, आधे जानवर आधे इंसान के रूप में। वो हंसते हुए बोली, अब तू भी इन सब का हिस्सा बनेगा।
अब कोई वादा नहीं, अब बस तू मेरा है। लेकिन तभी मेरी मुट्ठी में वो बूढ़ी औरत ने जो दिया था, एक राख से लिपटी तुलसी की माला, वो चमकने लगी। मैंने वो माला चुड़ैल की तरफ फेंकी और पूरी दुनिया आग की तरह जल उठी। एक भयानक चीख, जैसे आसमान फट गया हो, और मैं एक झटके से फिर से अपने शरीर में लौट आया। आंख खुली, मैं जंगल में था। पास में मेरा ट्रैक्टर खड़ा था और पास में जली हुई माला की राख थी। सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ दूर पर एक अधजली औरत बैठी थी। वो वही बूढ़ी औरत थी जो मुस्कुरा रही थी। मैं उठकर भागा और ट्रैक्टर स्टार्ट किया और सीधा घर की ओर दौड़ पड़ा। आज भी जब उस जंगल के पास से गुजरता हूं, ट्रैक्टर अपने आप धीरे चलने लगता है, जैसे कोई देख रहा हो, याद दिला रहा हो। वादा पूरा हो गया, लेकिन मैं मरी नहीं हूं, बस रुकी हूं अगली बार के लिए। इसलिए अब उस रास्ते से सिर्फ दिन में गुजरता हूं, और वो माला अब भी मेरे ट्रैक्टर के शीशे के पास लटकी है। अब उस रात को बीते हुए कुछ साल हो चुके हैं। ट्रैक्टर वही है, रास्ता वही है, पर अब मैं वो सुनील नहीं रहा जो पहले था। मैंने मां को जब सब बताया तो उनकी आंखों में बस आंसू थे। वो रोज तुलसी के आगे दिया जलाती हैं और मैं ट्रैक्टर की चाबी उठाने से पहले 3 बार भगवान को याद करता हूं। अब ट्रैक्टर के शीशे के पास एक माला लटकी है, वो राख वाली माला जो चुड़ैल की आत्मा को बांधने का वचन थी। लेकिन हर बार जब मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करता हूं, इंजन थोड़ी देर में अजीब सी आवाज करता है, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। और एक दिन जब मैं अकेले बालू लेकर लौट रहा था, ट्रैक्टर के साइड मिरर में मुझे एक परछाई दिखी। वो चुड़ैल नहीं थी, लेकिन उसकी जैसी कोई और छोटी बच्ची उसी सफेद कपड़े में दिखी। मैंने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन अगले ही दिन गांव का एक और लड़का रोहित मुझसे ट्रैक्टर मांगने आया। वो पहली बार ट्रैक्टर चला रहा था और मैं काम पर था, तो चाबी उसे दे दी। शाम तक ट्रैक्टर लौटा नहीं, और जब मैं उस रास्ते से गया तो मुझे ट्रैक्टर वहीं खड़ा मिला, इंजन चालू, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। उसके मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। कोई मेरी तरफ आ रहा है, इसके पैर नहीं है, सिर्फ साया है, भाई बचा लो। अब मैं समझ चुका हूं, वो श्राप सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं था। वो ट्रैक्टर अब एक जिंदा कब्र बन चुका है, जिसकी सवारी हर बार किसी एक की मौत बनती है। लेकिन मैं चुप हूं, क्योंकि अगर ये बात सबको बता दूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। बस इतना करता हूं, उस ट्रैक्टर की चाबी किसी और को देने से मना कर देता हूं। पर कभी कभी जब ट्रैक्टर रात को बरामदे में खड़ा होता है, तो उसके हॉर्न अपने आप बजते हैं और शीशे पर एक हाथ का निशान उभर आता है, उल्टा, जैसे अंदर से किसी ने उसे छुआ हो। मैं जिंदा हूं, पर अब मेरा डर मेरी सांसों में बस गया है। कहते हैं ना, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस किसी और की शुरुआत बन जाती हैं। तो अगर तुम कभी मेरे ट्रैक्टर की सवारी करने का सोचो, तो एक बार पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कोई पहले से वहां बैठा हो, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। तो बस भाई, ये थी मेरी कहानी। कहानी नहीं, जिंदा बचे होने की सजा। अगर तुमने इसे ध्यान से सुना है, तो एक बात याद रखना, डर सिर्फ वो नहीं जो सामने दिखता है, डर वो है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है चुपचाप। अब आपसे बस एक गुजारिश है, अगर आपको मेरी ये सच्ची आपबीती कुछ सेकंड के लिए भी कांपा गई हो, तो हमारे चैनल प्यासी आत्मा को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार शायद आप ही की भेजी हुई कोई सच्ची घटना हमारे अगले डरावने किस्से का हिस्सा बने। और याद रखना, डर हमेशा यहीं होता है, बस देखने की हिम्मत चाहिए।